हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। फाइनली आई एम बैक विद द वीडियो जो आप लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे। सॉरी, एक्चुअली मैं किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, उस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट आप लोगों के मैसेजेस देख के मुझे ये लगा कि ये बनानी चाहिए, टाइम निकालना चाहिए थोड़ा सा। सो मैंने अपनी साइड से कोशिश की है। सो हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड so let's start. The first question is the major objective of education is। सी हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। ये वाले क्वेश्चंस अब रिपीट ही होते रहेंगे। जो हमने ऑलमोस्ट जितने भी जो टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता लगता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। एंड आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड आपका रहता है 40 मार्क्स का, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है आपका। और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसी सेक्शन में कटते हैं, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगता है ये 4 ऑप्शंस में से बहुत ऐसे ऑप्शंस ऐसे लगते हैं ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। तो वहाँ पर जो आपकी पॉजिटिविटी, एज अ टीचर आपको पॉजिटिव रहना है। मैंने आपको इतना बताया है कि आपको टीचर की तरह ही सोचना है इन आंसर्स को जब आप टिक कर रहे हो, एंड आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है। जितना पॉजिटिव आपका आंसर रहेगा वो ही आपका राइट आंसर रहने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पॉजिटिविटी से रिलेटेड पूछा गया है तो पॉजिटिव आंसर देना। अगर नॉट लगाया गया है तो उस हिसाब से आंसर कर देना, कहीं उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ के ना आ जाना। ठीक है। अ टीचर शुड बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड पेशेंस होनी चाहिए टीचर के अंदर। जितनी भी आपकी टीचर्स की क्वालिटीज़ है वो सारी आप, जब आपको पता है, टॉलरेंट होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, एंड मतलब इम्पार्शियल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप आंसर्स कर रहे हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। तो क्या है, रिफॉर्मिंग सोसाइटी, मेकिंग स्टूडेंट्स फॉलोअर्स ऑफ टीचर्स, मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड, डेवलपिंग इनहेरिटेड एबिलिटीज़ और पावर ऑफ स्टूडेंट। सो इसमें आपका क्या रहेगा, डी रहेगा कि टीचर की क्या क्वालिटीज़ हैं, सॉरी, जो आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, वो ये है कि बच्चे के अंदर जो इनहेरिटेड एबिलिटीज़ है या पावर है, उसको हमने क्या करना है, बच्चों को उसमें इनहेरेंट करवाना है, वो एबिलिटीज़ और अच्छे से उनको बाहर उभारनी है उनकी। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी योर अप्रोच इफ़ अ स्टूडेंट इंटरप्ट्स इन योर क्लास। हमने बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। यू विल आस्क हिम टू लीव द क्लास, यू विल आस्क हिम टू बिहेव प्रॉपरली, यू विल असेस हिज रीजंस टू डू द सेम, यू विल गिव हिम द एक्स्ट्रा होमवर्क। ओके। सी समटाइम्स बच्चा ज़रूरी ही नहीं है कि बच्चा आपको तंग कर रहा हो। ठीक है। समटाइम्स वो आपको बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। आपको क्लास इंटरप्ट कर रहा है आपकी बाय आस्किंग क्वेश्चंस। सो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको क्लास से बाहर निकाल दोगे। ठीक है। सो इसमें बेस्ट पॉसिबल एंड बेस्ट जो आपका पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स रहेगा बच्चे को, वो सी रहेगा, यू विल असेस हिज रीजंस, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है। अगर बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसको समझ कहाँ नहीं आ रहा है। अगर उसको समझ नहीं आ रहा है तो आपको अपनी टीचिंग मेथड्स चेंज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, हाउ वुड यू प्रेफर टू एड्रेस अ स्टूडेंट हु हैज़ नॉट completed his homework। तो आप कैसे एड्रेस करोगे, ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है। व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट, आर यू डिड नॉट डू इट, ट्राई इट, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट इट, यू बेटर इग्नोर इट नाउ। सो आप इग्नोर तो कर नहीं सकते। ठीक है। तो आप उसको पूछोगे कैसे, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट इट। ठीक है, क्यों नहीं आपने इसको कंप्लीट किया है। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ आस्किंग द स्टूडेंट। नेक्स्ट है, स्कूल शुड बी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विच शुड इंक्लूड। तो स्कूल्स शुड बी कंसर्न्ड, स्कूल्स क्या कंसर्न रख के डेवलपमेंट करवानी चाहिए चाइल्ड की। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द चाइल्ड, एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल बाय द चाइल्ड, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द नेशन, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड बाय अ हेल्दी पर्सन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी,
आपको बच्चे की मतलब स्कूल्स को क्या कंसर्न होनी चाहिए कि एक्विजिशन, मतलब आप जो भी चीज़ उनको एक्वायर करवा रहे हो, जो भी नॉलेज आप उनको दे रहे हो, जो भी स्किल्स उनको एक्वायर कर रहे हो, वो सारी स्किल्स किस चीज़ में एंड अप करनी चाहिए। एक हेल्दी पर्सन, मतलब हेल्दी पर्सन कौन होता है? जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए बच्चे बच्चे के अंदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आपको ये चीज़ आपने जब आप बीएड करोगे तब भी आपने शायद से अभी तक नहीं सुनी होगी, बट जब आप बीएड करोगे तब आप ये सुनोगे कि जो स्कूल होता है वो क्या होता है? एक मिनिएचर होता है, एक छोटा वर्जन होता है सोसाइटी का बच्चे के लिए, ठीक है। बच्चा यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पर वो रहना सीखता है, ठीक है। जैसे स्कूल में वो एडजस्ट करना सीखेगा, वैसे ही उसको बड़े होके, मतलब आफ्टर 18 ईयर्स या 17 ईयर्स, जब भी आपकी स्कूलिंग ख़त्म होती हैं, आफ्टर योर एडोलेसेंस वी कैन से दिस थिंग, जब वो कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं अपना स्कूल ओवर करके, सो क्या होता है? वहाँ पर उनको सोसाइटी में, रियल सोसाइटी में एंटर करवाया जाता है, ठीक है। बच्चा तब स्कूल से बाहर आ जाता है, तब उसको अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल करनी होती है। तो स्कूल सिर्फ एक मिनिएचर होता है। बच्चा स्कूल बचपन से जो जाता है, मतलब आपके 4 ईयर्स से जो स्कूल बच्चा जा रहा है, वो उस टाइम उसको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा है? उसको पूरी लाइफ के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा है कि लाइफ में आपको इतनी सारी सिचुएशंस आएगी, आपको उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, वो आपको स्कूल सिखाता है बेसिकली। ओवरऑल डेवलपमेंट करवाता है बच्चे की। नेक्स्ट है द मेन रीजंस फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ फुल लिटरेसी इन इंडिया इज। तो क्या रीजंस रहते हैं कि फुल लिटरेसी नहीं है इंडिया में? लैक ऑफ फंड्स, इनकेपेबिलिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, लैक ऑफ सूटेबल फैसिलिटीज, लैक ऑफ विल टू अचीव द गोल। तो इसमें जो आपका बेस्ट आंसर रहने वाला है वो डी रहने वाला है कि लैक ऑफ विल टू अचीव द गोल्स। इंसानों के अंदर, जो स्टूडेंट्स है हम ये बोले, उनके अंदर या जो पीपल है उनके अंदर ही कैपेबिलिटी नहीं है। उनके अंदर कैपेबिलिटी होगी, आई डोंट से दिस थिंग, कि कैपेबिलिटीज़ तो है उनके अंदर, बट उसमें क्या है? लैक है उनके विल में, ठीक है। वो करना नहीं चाहते उस चीज़ को। अगर जो चीज़ हम ये सोच ले, जो हम चीज़ हमने अचीव करनी है, अगर हम उसको मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सोच ले एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ सोचे उस चीज़ को, तो हम डेफिनेटली उसके टूवर्ड्स हार्ड वर्क करेंगे कि हम वो अचीव कर सकें। बट इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि लोग उस तरह से सोचते ही नहीं हैं। अगर हम उनको ईजिली वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो दे डोंट गो फॉर लॉन्ग कट्स, ठीक है, उनको शॉर्टकट ही चाहिए। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन इन एनी स्कूल इज। तो क्या पर्पस रहता है आपका? जो पीटीएम होती है आपकी या पीटीए होती है, उसका क्या आपका मेन पर्पस रहता है? कीप स्टूडेंट्स इन चेक एंड कंट्रोल, की बच्चे को चेक में रखना है, कंट्रोल में रखना है, ठीक है। कलेक्ट एडिशनल फंड्स फॉर रेमिडियल टीचिंग, ये फंड और पीटीएम का आई गेस नो, मतलब यहाँ पर इस चीज़ की डिस्कशन तो नहीं होती है। शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्कूल्स, की टीचर्स प्रॉब्लम्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है। क्या करते हैं हम? स्टूडेंट्स को क्या करते हैं? चेक में रखते हैं और कंट्रोल में रखते हैं। कैसे रखते हैं कंट्रोल में? जब हम पेरेंट्स के साथ मिलते हैं तो पेरेंट्स से भी उनकी जो वो घर पे क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, अगर वो स्कूल में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो घर पे कोई सिचुएशन है, उस चीज़ को टीचर सुनती है, या बच्चा जो स्कूल में हरकतें कर रहा होता है, जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, उसका एक होता है, नोट डाउन की होती हैं वो एक्टिविटीज़ कि ये इस चीज़ में ये कर रहा है, और वो पेरेंट्स को बताया जाता है कि ताकि बच्चा कंट्रोल में रहे, बोथ टीचर्स की साइड से भी और स्कूल, मतलब स्कूल की साइड से भी और घर की साइड से भी। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स गिव्स अ पार्शली करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन, देन यू विल, व्हाट विल यू डू? अगर आपका जो स्टूडेंट है वो पार्शली करेक्ट आंसर दे रहा है, आपने कोई क्वेश्चन किया है तो वो बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक आंसर दिया, उसने थोड़ा थोड़ा गलत आंसर दिया, तो आप क्या करोगे? सीक द फर्दर इन्फॉर्मेशन, आप उससे आगे की नॉलेज लेना चाहोगे। यू विल प्रोवाइड री एनफोर्समेंट, आप उसको री एनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, मतलब आप उसको फिर से रीडायरेक्ट करोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर इस यहाँ तक आपने ठीक बोला, यहाँ से आगे आप गलत बोल रहे हो। रीफ्रेम योर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन ही चेंज फिर से फ्रेम करने लगोगे। टेल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो अगर आप उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बता दोगे, ठीक है, तो बच्चा फिर सोचेगा नहीं, उसको वो तो स्पून फीडिंग होगी, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन को रीफ्रेम करोगे, उससे क्या होगा? क्वेश्चन तो बच्चे को समझ आ गया है क्योंकि उसने आधा आंसर ठीक दे दिया है, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो बी रहने वाला है। प्रोवाइड री एनफोर्समेंट, आप उसको थोड़ी सी री एनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे।
रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी टाइप की हो सकती है. अ स्कूल कैन बी कॉल्ड एज अ सोशल एजेंट इफ सोशल एजेंट हम स्कूल को कब बोल सकते हैं? इट ट्रांसमिट्स द नॉलेज, इट एजुकेट्स अबाउट आवर राइट्स एंड ड्यूटीज, इम्पार्ट्स नॉलेज ऑफ आर ट्रेडिशनल्स एंड वैल्यूज, इट ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज. सी नॉलेज ट्रांसमिशंस जो है आपकी, हम बोलते हैं कि स्कूल नॉलेज ट्रांसमिट करता है, वो तो घर में पेरेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, सबके नहीं कर सकते बट कर सकते हैं, ठीक है. इट एजुकेट्स अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़. स्कूल थोड़ी वो तो आपका करिकुलम करता है, ठीक है, जो कि आप अगर वो बुक्स आप घर पे भी पढ़ोगे, आपको कोई पढ़ाने वाला है तो आप वहाँ पर वो भी कर सकते हो. और आपके जो इम्पार्ट नॉलेज अबाउट ट्रेडिशनल एंड वैल्यूज़, वो भी आप अपनी सोसाइटी से सीख सकते हो. तो क्यों स्कूल को जाना? क्योंकि स्कूल में एक वेरियस एक्टिविटीज़ वो होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. क्योंकि अब घर में अगर आप पढ़ रहे हो, सपोज आप घर में ही पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, आप अच्छे से आपको जो चीज़ें टीचर्स कर रही है वो कर सकते हो. बट वहाँ पर आपके पास ना कोई और जो आपके कलीग्स होंगे, या हम बोल सकते हैं क्लासमेट्स नहीं होंगे, क्योंकि क्लासमेट्स के साथ भी कभी कंपटीशन में भी हम सीखते हैं, बच्चा सीखता है बहुत सारी, उसमें जो मॉरल स्किल्स है वो आती है, आपकी कोऑपरेशन की स्किल आती है, पेशेंस की स्किल आती है, टॉलरेंस, कॉन्फिडेंस आता है, हर चीज़ आती है. तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या है, स्कूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ अरेंज करवाता है, वो चीज़ घर पे पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड ओपन लर्निंग स्कूल इज दैट. तो क्या है, एक द फॉर्मर इज सिस्टमैटिक, वो तो दोनों ही होते हैं, हम बोले द लैटर डू नॉट कल्टिवेट कल्चरल वैल्यूज़, द लैटर यूज मॉडर्न गैजेट्स. ऐसे ये तो सब कुछ हो सकता है, पर मेन क्या है, द फॉर्मर कैरी पर्सनल टच. क्योंकि आपको पता है कि आपके जहाँ पर आप रेगुलरली स्कूल विजिट कर रहे हो, जब आप रेगुलरली स्कूल विजिट कर रहे हो तो आपका एक बॉन्ड बन जाता है, जैसे आपकी जो टीचर है आपको उसके साथ भी एक बॉन्ड बन जाता है, और टीचर का भी बॉन्ड स्टूडेंट्स के साथ बन जाता है. तो वो आपको पर्सनली भी गाइड करते हैं, एक अच्छा पर्सनल टच रिलेशनशिप बन जाता है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, ठीक है. और ये चीज़ आपकी जो ओपन स्कूल्स में ये नहीं होते, क्योंकि आप स्कूल ही नहीं जा रहे हो, तो फिर वहाँ पर वो बॉन्ड कैसे बिल्डअप होगा. ये बॉन्ड आपको पता है तभी बिल्डअप होता है जब हम रेगुलरली किसी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, वो आपको कुछ चीज़ें उनकी अच्छी लगेगी, एंड जब आपको मे बी वो आपको करेक्ट भी कर रहे हैं तब भी आपको वो चीज़ अच्छा लग रहा है. Next is the school can be considered as dash group as far as socializing agency is concerned. तो आपको जब आप देखो, फैमिली जो है आपकी वो हमेशा प्राइमरी रहेगी. प्राइमरी क्या होती है, फर्स्ट जो आपके कांटेक्ट में आती है, प्राइमरी रहेगी फैमिली हमेशा. एंड स्कूल हमेशा सेकेंडरी रहता है, स्कूल हमेशा सेकेंडरी रहता है. आपके फैमिली और नेबरहुड को कई बार प्राइमरी में डाल दिया जाता है, फैमिली और नेबरहुड को प्राइमरी में डाल दिया जाता है, आपका स्कूल सेकेंडरी हमेशा स्कूल सेकेंडरी में ही आएगा, ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो क्या ट्रू नहीं है इसमें, एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल इज अ पार्ट ऑफ मैच्योरेशन. कि जो आपकी लाइफ स्किल्स है, लाइफ स्किल्स लाइक दिस ऑल द, आपको पता है जो स्किल्स जो स्किल्स आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती हैं अपनी लाइफ गुजारने में, उसको हम लाइफ लॉन्ग स्किल्स बोलते हैं, लाइफ स्किल्स बोलते हैं. जैसे कि आपकी पेशेंस हो गया, देन यू आर ट्रस्ट वर्दी, लॉयल्टी आपकी, देन आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें जो भी है आपकी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी क्या है आपकी लाइफ स्किल्स हैं, ठीक है. तो इन्होंने बोला है एक्विजिशन इज़ अ पार्ट ऑफ मैच्योरेशन, लाइफ स्किल्स इज़ अ पार्ट ऑफ मैच्योरेशन. कि एक्विजिशन जो आपकी जो लर्निंग होती है लाइफ स्किल्स की, वो मैच्योरेशन का पार्ट है. जितने ज़्यादा आप मैच्योर होते रहोगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर लाइफ स्किल्स आती रहेगी. ओके, नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल इज अ पार्ट ऑफ अ सोशल प्रोसेस. कि जितना ज़्यादा आप एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि आप जितना सोसाइटी में जाओगे, मिक्सअप होंगे, वो सारी चीज़ें आपके अंदर खुद पे खुद आती रहेगी. नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स आर डायरेक्टली मोल्डेड. लाइफ स्किल्स डायरेक्टली मोल्ड हो सकती है, तो हो सकती है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. क्योंकि लाइफ स्किल्स आपकी डायरेक्टली मोल्ड हो सकती है. जिस सिचुएशन में आप जाओगे, जैसे आप किसी भी सिचुएशन में आप जाते हो, तो वो सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ लाइफ स्किल्स सिखाएगी. जैसे आप किसी कॉम्पिटिशन में जाते हो, तो आप ज़रूरी नहीं हो कि आप विनर हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप विनर हो. आपके अंदर उस टाइम कोऑपरेशन आ सकता है, मतलब उस टाइम आपके अंदर जो लाइफ स्किल्स आएगी, कोऑपरेशन आ सकता है, और अपनी जो डिफीट है उसको कैसे हेल्दी वे में लेना है, वो भी आपके अंदर एक क्वालिटी आएगी, ठीक है. सो दैट इज़ द
अब हम ये एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि लाइफ स्किल्स डायरेक्टली मोल्ड होती है, जिस भी सिचुएशन में आप एक्ट करोगे उस हिसाब से आपके अंदर कोई ना कोई लाइफ स्किल बिल्डअप होती रहेगी। लाइफ स्किल्स आर लर्नड, हम बोल सकते हैं लर्न भी की जाती है, क्योंकि स्कूल्स में आपको ये सिखाया जाता है, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी सॉफ्ट, ये सब चीज़ आपको सिखाई जाती है, यू हैव टू हेल्प अदर्स, तो ये आप लर्न भी करते हो। बस इसमें जो फर्स्ट जो गलत बोली है लाइन, ठीक है, दैट लाइफ स्किल्स इज एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल्स इज अ पार्ट ऑफ मेच्योरेशन, कि जितने ज़्यादा आप मेच्योर होते जाओगे, ठीक है, उतने ज़्यादा आपके अंदर लाइफ स्किल्स आएगी। ये चीज़ पॉसिबल, ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है, हमने ये बात की, वो एक सोशल प्रोसेस है, इसका मेच्योरेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चा बहुत ज़्यादा मेच्योर होगा, हम बच्चा मेच्योर होगा मतलब विद एज उसने क्या है, लाइफ स्किल्स जिसने ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर ली होगी वो मेच्योर हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो मेच्योरेशन का लाइफ स्किल से कोई लेना देना नहीं है, कि ये नहीं है आप मेंटली सपोज मेच्योर एट द एज ऑफ 8 हो जाते हो और आपके अंदर वो मेच्योरिटी एट द एज ऑफ 18 आनी चाहिए, 18 आनी चाहिए, ठीक है। फिजिकली आप 18 में मेच्योर हो रहे हो, ठीक है, बट मेंटली आप 8 में हो गए हो, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस, ठीक है। सो इसमें ए विल बी द not true statement. Next is a student wants to share his problem with his teacher and visit the teacher for the same at his home. In this situation the teacher would, हमने ये डिस्कस किया था, मे बी नॉट द एग्जैक्ट, बट हमने ये ऐसा सा क्वेश्चन डिस्कस किया, सजेस्ट टू हिम to escape from his home, contact the student's parents and provide help, extend a reasonable help and boost his morale, warn him to never visit his home. सो हमने ये डिस्कस किया है पहले भी, तो इसका जो आंसर रहेगा सी रहने वाला है, कि आप उसके लिए एक रीज़नेबल हेल्प, जिस भी रीज़न से वो बच्चा घर आता है, आप उसके लिए वो हेल्प प्रोवाइड करोगे और उसका मोरल को बूस्ट अप करोगे, कि नेक्स्ट टाइम भी आपको मेरी ज़रूरत हुई तो आप आ सकते हो। So the next question is, if a student allege against you for showing favoritism in evaluation of scripts, how would you deal with him? मतलब आपसे बच्चा ये बोल रहा है, कोई भी स्टूडेंट आपको ये बोल रहा है कि आपने गलत किया है। एलेज का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ गलत किया है बट उसके पास कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है, और दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, कोई भी प्रूफ नहीं है, एंड वो मतलब सिर्फ एक आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, ठीक है। तो कि आप पार्शलिटी करते हो, आप फेवरेटिज्म शो करते हो, जब आपने पेपर चेक किया है तो आपने उसको ज़्यादा मार्क्स दिए, मुझे कम मार्क्स दिए हैं, तो आप क्या करोगे, आप उसकी एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दोगे। अडॉप्ट पुनिटिव मेजर्स, पुनिटिव मेजर्स का मतलब होता है आप पनिशमेंट दोगे उसको, कि ये क्यों बोला आपने। मेक एफर्ट्स टू रिवील हिज पोजिशन, शो हिज आंसर बुक एंड फ्यू मोर, ठीक है। तो आप क्या करोगे वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप उसकी रिवील हिज पोजीशन, मतलब आप उसमें ये बताने लग जाओगे कि आप खुद तुम कहाँ स्टैंड करते हो क्लास में, ये वो, आप उसको कुछ ऐसा करके बोलोगे। तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ उसकी आंसर बुक शो करनी चाहिए और कुछ और बच्चों की शो करनी चाहिए, ठीक है। एंड वहाँ पर आपको बताना चाहिए कि आपने मार्क्स कहाँ डिडक्ट किए हैं, ये कोई भी फेवरेटिज्म वाली बात नहीं है, ठीक है। Next, the major responsibility with which school personnel have been entrusted is that of adjusting the social demands of the needs of the child, adjusting the child to conform the demands of the society, changing human nature to conform the social expectations, preparing the child टू द चेंजिंग सोसाइटी। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, स्कूल कि हमको बच्चे को एडजस्ट करवाना है कि जो उसकी जो डिमांड्स है ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जो भी डिमांड्स है सोसाइटी के उसके हिसाब से उनको वो करवाना है, बच्चे को बिल्डअप करना है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड रेपो विद स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए, लव हिज स्टूडेंट्स, बी फ्रेंडली विद हिम, पे अटेंशन, पे इंडिविजुअल अटेंशन, कम्युनिकेट वेल। सो इसमें से आपको क्या है, ऑब्वियसली लव फॉर द स्टूडेंट्स डेवलप हो ही जाता है। फ्रेंडली, अगर हम ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं तो बच्चे सिर पे बैठ जाते हैं। तो पे अटेंशन, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल अटेंशन देने की ज़रूरत है। आप अगर आपको पता है आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में आपको इंडिविजुअली पता है, तो आपकी स्टूडेंट्स के साथ एक जो गुड रिलेशंस है वो खुद ही बन
जाते हैं, खुद ही फॉर्म हो जाते हैं. नेक्स्ट है द बेस्ट रीज़न बिकॉज ऑफ विच अ टीचर कैन कमांड रिस्पेक्ट फॉर फ्रॉम हिज स्टूडेंट इज इफ. तो टीचर किस चीज़ पे डिमांड कर सकती है रिस्पेक्ट स्टूडेंट से, कब डिमांड कर सकती है? ही फॉलोज इनोवेटिव प्रैक्टिस इन द क्लास, ही डिक्टेट्स द नोट्स to this class, he reads and explains the textbook, he does not he or she does not give the home assignments. See, बच्चे को तो वो टीचर अच्छी लगेगी जो आपको होम असाइनमेंट्स नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है, बट एक्चुअली अच्छी टीचर कौन होगी? कब आप कमांड कर सकते हो रिस्पेक्ट स्टूडेंट से, जब आप इनोवेटिव प्रैक्टिसेस लगा रहे हो क्लासेस में, ठीक है, जब आप इनोवेटिव मेथड्स यूज़ कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो बच्चों पे, तो बच्चों से आप कुछ ना कुछ इन रिटर्न मांगोगे. दैट इज़ द रिस्पेक्ट. Okay, next is development of moral values among student is very important. What would you do to develop the same? तो आप क्या करोगे? डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ अमंग द स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको भी पता है. तो एज अ टीचर आप क्या करोगे जिसमें बच्चे की मॉरल वैल्यूज़ इन्हेंस हो और वो अच्छी अच्छी मॉरल वैल्यूज़ सीखे? तो क्या करोगे? इनकरेज द मॉरल वैल्यू रिलेटेड वर्क्स. आप जो भी वर्क मॉरल वैल्यू से रिलेटेड होते हैं, जैसे हेल्पिंग, आप हेल्प करवा रहे हो क्लास में, अगर किसी ने ज्योमेट्री नहीं लाया है या कुछ भी नहीं लाया है, बॉटल नहीं लाई है सपोज, तो आप बोल रहे हो कि वाटर शेयर कर लो एक दूसरे के साथ. ऑर्गेनाइज लेक्चर्स, सिर्फ मेरी लेक्चर्स दोगे आप. डिस्प्ले स्टोरीज बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज़, या आप कोई स्टोरी सुनाओगे मॉरल वैल्यू की, जैसे कि पहले के टाइम में स्कूल्स में, पहले तो क्या अभी भी होती हैं, मॉरल एजुकेशंस की बुक्स होती हैं एंड स्टोरीज होती हैं उसमें दी भी, आप सिर्फ वो स्टोरीज पढ़ाओगे. या प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ रोल मॉडल. सो सी, वैसे तो ए वाला भी अच्छा है ऑप्शन, बट द बेस्ट इज डी. आप खुद एक रोल मॉडल की तरह वर्क करोगे, ठीक है, आप खुद का एग्जाम्पल्स लोगे या खुद आप ऐसी चीज़ें करोगे जिससे बच्चे आपका एज रोल मॉडल ट्रीट करें. ओके, नेक्स्ट है टीचिंग एड्स आर यूजफुल बिकॉज दे हेल्प टीचर्स वर्क, activates all senses, help students to be attentive, make learning more meaningful. See, अब ये वाला जो है आपका ऑप्शन, अगर आप बात करें, अगर मैं आपको इस पर आंसर करने के लिए बोलूँगी तो आप बोलोगे 4 के 4 जो हैं वो बहुत सही ऑप्शंस है, और मतलब आपको गलत कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि टीचिंग एड से टीचर्स का हेल्प होता है, ठीक है. साथ में एक्टिवेट ऑल सेंसेस, बच्चे की सेंसेस भी एक्टिव होती है. अगर आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो, सपोज अगर हम ब्लैक बोर्ड को एक टीचिंग एड ले, तो आप बोल रहे हो, वो भी बच्चा सुन रहा है, जो आप लिख रहे हो बच्चा वो भी देख रहा है, तो उसकी दोनों सेंसेस वर्क कर रही है, ठीक है. साथ में आपका क्या है, अगर हम कोई और ले, चार्ट थ्रू चार्ट्स की बात करें तब भी, आपकी वीडियोज़ की बात करें तब भी, तो ये सारी क्या है, सेंसेस को एक्टिवेट करती है और स्टूडेंट्स को अटेंटिव रहने में हेल्पफुल करती है, क्योंकि कुछ नया हो रहा होता है क्लास में तो बच्चा अटेंटिव हो जाता है. बट द मेन रीज़न इज़ मेकिंग लर्निंग मोर मीनिंगफुल. टीचर को हेल्प करना है, सेंसेस एक्टिवेट करवानी है, उसके लिए तो टीचर कोई भी एक्टिविटी भी करवा सकती है. तो मेन रीज़न क्या है टीचिंग एड्स का, कि लर्निंगफुल बनानी है, लर्निंग जो है मीनिंगफुल बनानी है. बच्चे को रटाना नहीं है, वहाँ पर बच्चे को समझाना है कंसेप्ट्स. ओके, नेक्स्ट है टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर शुड बी गुड बिकॉज. क्यों होना चाहिए टीचर का क्लासरूम बिहेवियर गुड? इट सेट्स एन एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स विल बी मोर अटेंटिव, एनवायरनमेंट वुड बी conducive to learning and students will appreciate it. सो क्या है कि टीचर की इसमें जो आपका रहेगा सी, इन्वायरमेंट एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाएगा लर्निंग के लिए फिर, ठीक है, अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा होगा. अगर टीचर पहले से गुस्सा होगी क्लास में चली जाती है तो ऑब्वियसली बात है टीचर का मूड अच्छा नहीं है, तो वो पढ़ाएगी भी अच्छे से नहीं, क्योंकि बच्चों पर गुस्सा निकालेगी. अगर बच्चा थोड़ा सी भी कोई भी एक्टिविटी कर देता है तो उस पर भी वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, ठीक है. सो टीचर का एक अच्छा मतलब खुद में भी क्या होना चाहिए, जो क्लासरूम बिहेवियर जितना अच्छा होगा उतना बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे. Next, you have a class which is very heterogeneous in height. You should allow a sitting arrangement. See, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया. इसका 20th का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में. Which is random where small
students are allowed to sit in a such a where small students are allowed to sit in a such a way that they can see and participate easily in the class activities, which is purely height based, that has a taller students on one side of the class. तो इसका आंसर आप मुझे देने वाले हो, बहुत ईजी है इसका आंसर. नेक्स्ट है, which of the following may not be the best reason for cheating in the classroom एग्जामिनेशन. तो क्या बेस्ट रीज़न नहीं हो सकता है चीटिंग करने का? नहीं हो सकता है. टू लेजी टू स्टडी, पेरेंटल प्रेशर फॉर गुड मार्क्स, फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, सेल्फ प्रेस्टीज. सो अपनी प्रेस्टीज, सेल्फ इस्टीम के लिए अगर आप चीटिंग कर रहे हो, सो दैट इज़, चलो ठीक है, आपने पढ़ा नहीं है, दैट इज़ ओके. ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, नहीं पढ़ा आपने टेस्ट के लिए, वो ओके है. ठीक है, अगर आप इसलिए आपने चीटिंग कर ली, ठीक है, या आपका पेरेंटल प्रेशर था आपका कि गुड मार्क्स लेनी है मुझे, ठीक है, कि मम्मा पापा ने बोला अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो मुझे ये चीज़ नहीं दिलवाएंगे, या दे विल नॉट लव यू, क्योंकि बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये चीज़ होती है. फियर ऑफ फेलियर, कि मैं फेल हो जाऊंगा इसलिए आप चीटिंग कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वैलिड. बट अगर आप सेल्फ एस्टीम के लिए, सेल्फ प्रेस्टीज के लिए चीटिंग कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट दी बेस्ट रीज़न. कि मतलब आपको पता है कि आपके 25 मार्क्स आएंगे, ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको 50 मार्क्स लेने हैं क्योंकि आपको क्लास में फर्स्ट आना है, उस चीज़ के लिए आप चीटिंग कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट गुड. नेक्स्ट, वैसे चीटिंग करना ही इज़ नॉट गुड, बट ये क्वेश्चन आया है. सो नेक्स्ट, इन द एज ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस, डिमांड्स incursion of games and sports in a school is a wastage of time, taking away a lot of time from the academic work, giving time for leisure and relaxation necessary for coordinating and development of the individuals. नेसेसरी फॉर द कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स. सो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? सो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? टी रहने वाला है. जैसे कि आपको पता है आजकल ओलंपिक गेम्स चल रही है, एंड आपके बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो मेडल्स जीत रहे हैं इंडिया के लिए. तो आप एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि हम बीइंग इन इंडिया, आपने देखा होगा कि आपके जो ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ पीरियड रहते थे, आपके पीटी पीरियड्स जो रहते थे, वो हफ्ते में 2 बार रहते थे मैक्सिमम. वो भी कई कई स्कूलों में कई बार तो 1 बार होता है मैक्सिमम. आपके जो वो रहते थे 2 बार रहते थे. एंड उसमें भी आपका ये देखा गया है कि किसी टीचर का अगर सिलेबस पेंडिंग बच रहा है, ठीक है, उसमें वो क्या करते थे कि वो पीरियड बोरो कर लेते थे. तो आप ये इस टाइम डिमांड कर रहे हो कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो क्या करें, गोल्ड मेडल्स आए आपके लिए या मेडल्स जीत के लाए आपकी कंट्री के लिए, बट यू आर नॉट गिविंग देम सच मतलब प्लेटफॉर्म कि वो चीज़ें वो स्कूल लेवल से सीखें. ठीक है, जिसका इंटरेस्ट है वो, अगर ये चीज़ें, अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो स्टूडेंट्स हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट करें, तो हमारे को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए गेम्स को भाई. ठीक है, सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा. नेसेसरी फॉर कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. हमारे को ओवरऑल डेवलपमेंट करवानी चाहिए, कोऑर्डिनेट करनी है हमारे को डेवलपमेंट बच्चे की, ना कि सिर्फ उसको एकेडमिक्स में अच्छा बनाना है, बट उसको ओवरऑल उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी, गेम्स में भी, स्पोर्ट्स में भी अच्छा बनाना है. नॉट, ठीक है, आपको पता है हम हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, बट अच्छे तो हो सकते हैं. परफेक्ट नहीं भी है तो अच्छे तो हो सकते हैं. अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हो तो आपको स्पोर्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज बिकॉज आपको स्पोर्ट्स आपको हेल्दी भी रखते हैं. वी नो दिस थिंग. नेक्स्ट इज वाइल टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ अ सर्कल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द बेस्ट टू डू इट. आप सर्कल्स पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ सर्कल, प्रेजेंट वेरियस पिक्चर्स ऑफ सर्कल ऑफ वेरियस साइजेस, present pictures of circle of various sizes, present pictures of circles and ellipses, present pictures of circles and polygons. See, आप सर्कल पढ़ा रहे हो तो पॉलीगन्स पढ़ाने की या इक्लिप्सेस पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? सर्कल ही पढ़ा रहे हो. अगर आप सिर्फ सर्कल की पिक्चर पढ़ाओगे तो उसको सिर्फ एक सर्कल समझ आएगा, बट अगर आप सर्कल की पिक्चर्स ऑफ वेरियस साइजेस समझाओगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे. तो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, टीचिंग वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर मेक्स his attempt purposeful, is master of the subject, use various instructional aids, declares his objective in the beginning. So मेरे हिसाब से तो टीचिंग तब इफेक्टिव बनती है जब टीचर वेरियस जो आपके इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं. ठीक है,
मैं तो इसको यही बिलीव करती हूँ कि जितने ज़्यादा टीचर्स जैसे टीचिंग एड्स यूज़ करेगा उतना ज़्यादा बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। ये एग्ज़ाम्पल शायद से मैंने आपको नहीं दिया होगा कि सी, अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ आपको कैसे। सी, आपके पास 2 कैंटीन्स हैं, ठीक है? स्कूल में 2 कैंटीन्स हैं, कैंटीन 1, कैंटीन 2, ठीक है? आपकी कैंटीन 1 में सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीट्स मिलती है, मतलब टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स सिर्फ़ ये मिलती है, और कैंटीन 2 में आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब सॉल्टी भी, सब कुछ, सॉल्टी भी, स्वीट भी, मतलब जो भी खाने का है आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कौन सी कैंटीन में ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँगे, कैंटीन 1 में या कैंटीन 2 में? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली कैंटीन 2 में। तो सिमिलरली टीचिंग भी ऐसा है कि अगर आप सिर्फ एक ही मेथड से पढ़ाते रहोगे तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा और कैंटीन 1 में बच्चे कम आएंगे, ठीक है? वैसे ही आपकी क्लास में बच्चे कम आएंगे। बट अगर आप वेरियस मेथड्स यूज़ करके पढ़ाओगे, जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कैंटीन 2 में बच्चे के पास कि ये नहीं खाना है, आज ये खा लेता हूँ, तो वैसे अगर आप उस चीज़ में पढ़ाओगे तो ज़्यादा बच्चे आएंगे आपके क्लासरूम में, ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे, ठीक है? सो सी विल बी द मोर करेक्ट आंसर, और आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया स्कूल्स शुड बी कंसंट्रेटेड ऑन, तो क्या है, क्या स्कूल्स को कंसंट्रेट करना था? डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ फेसिंग हर्डल्स ऑफ डेली लाइफ, इनकलकेशन ऑफ वैल्यू इन रिच चेरिश्ड बाय द कम्युनिटी, देन प्रिपरेशन फॉर एकेडमिक्स एक्सीलेंस, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो सी तो वहीं पर कट हो जाएगा, सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए स्कूल्स नहीं कंसंट्रेट करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ गुड सिटीजनशिप, सो यहाँ पर आपको देखो कंट्री के लिए पूछा गया है, सो डी। अगर लाइफ की बात करते तो यहाँ पर ए होना चाहिए था आंसर, बट अभी क्या है, हम कंट्री की बात कर रहे हैं एंड आपको एक गुड सिटीजन होना चाहिए कंट्री का, तो इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आज हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किया। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो यूज़फुल रही हो आपके लिए। नेशनल कमेटी से रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आऊँगी एंड बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर लूँ, थोड़ी बिजी हूँ। आई होप यू विल कोऑपरेट एंड ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो पे एटलीस्ट 50 to 100 लाइक्स आ जाए तो मज़ा आ जाए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।